हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब शुरू कर रहे हैं क्रॉन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट से। जो क्रॉन ऑब्जेक्टिव बुक्स है उसका हम लोग आज शुरू करेंगे जनरल साइंस। जनरल साइंस में हमारा सब पहला सब्जेक्ट है वह है भौतिक विज्ञान। यानी कि आज से हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स को और इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। और यह जो होने वाली है आपके आने वाले सभी एग्जाम, चाहे वह 66 बीपीएससी हो, बिहार दरोगा, प्री मेंस, यूपी दरोगा और आपके आने वाले अभी वर्तमान में एनटीपीसी रेलवे की एग्ज़ाम जो है, ये सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाली साइंस के प्रश्न के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग साथ बने रहेंगे लास्ट तक और एक एक प्रश्न को समझते चलेंगे। हम लोग यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करते हैं और उससे संबंधित सभी डिटेल्स को भी जानते हैं। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री पार्ट को किया था, जिसमें मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री को ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। जो लोग उसे नहीं देखे हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उसका लिंक दिया जाएगा, आप वहां से उसे जरूर देख लेंगे। तो शुरू करेंगे आज हम लोग फिजिक्स को। शुरू करने से पहले जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी एग्जाम्स की नोटिफिकेशन और सभी वीडियोज का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही जाते जाते एक आप लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करके जाएंगे और पीडीएफ के लिए नीचे दिए गए लिंक से आप ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे, जहां पर आपको डेली पीडीएफ, क्यूज और अन्य सभी अपडेट दी जाती है। तो शुरू करेंगे आज हम लोग भौतिक विज्ञान को। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से संबंधित। तो बात करें, अगर थोड़ी सी ब्रीफिंग करें हम लोग, तो फिजिक्स यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप तथा द्रव्य से उसकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन ही फिजिक्स कहलाता है, यानी भौतिक विज्ञान कहलाता है। और जो हमारा चैप्टर है आज का वह है मात्रक इकाई, यानी कि यूनिट पढ़ना है हमें। और यूनिट कहें तो यूनिट कही जाती है किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक का चुनाव किया जाना, वह उस वस्तु का और उस राशि का मात्रक कहलाता है। मात्रक जो है यह मुख्य रूप से एक भौतिक राशियां होती है और वे राशियां जिनकी माप की जाती है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि जो होती है वह मूलतः दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियां मूलतः दो प्रकार की होती है। एक मूल राशि होती है और दूसरा व्युत्पन्न राशि। दूसरा होती है व्युत्पन्न राशि। तो एक एक करके हम लोग समझते चलेंगे सभी प्रश्न को और उससे संबंधित डिटेल्स को। शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष जो है यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप लोग भी पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे और अपना आंसर लगाते चलेंगे। लास्ट में हमें बताएंगे आपके कितने स्कोर्स आ रहे हैं और आप अपना ये भी आकलन करेंगे कि आप साइंस में कितने तैयार हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए। आगे अगर बात करें प्रकाश वर्ष की, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होती है एक प्रकाश वर्ष बराबर। दूसरा प्रश्न, एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर जो मापने की इकाई है वह है विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। आगे प्रश्न है एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। एक हॉर्स पावर यानी कि एचपी, एक एचपी बराबर होता है 746 वाट। आगे
और HP जो है यानी हॉर्स पावर जो है यह शक्ति का मात्रक होती है। अगला प्रश्न है शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक जो है वह है वॉट। अगला प्रश्न, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो मापी जाती है, उत्पादित की जाती है। मेगावाट जो है वह बिजली नापने की इकाई है और उसे उत्पादित की जाती है। अगला प्रश्न, 1 माइक्रोन बराबर है। 1 माइक्रोन होता है 1/1000वां मिलीमीटर, यानी 1000 का 1 भाग कहलाता है 1 माइक्रोन। अगला प्रश्न, पास्कल इकाई है। पास्कल जो इकाई है वह है दाब की इकाई होती है पास्कल। आगे 8वां प्रश्न, बल का मात्रक है। बल का मात्रक होती है न्यूटन। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊर्जा की इकाई नहीं है। कैलोरी, किलो जूल और वाट। जो वाट है वह ऊष्मा की इकाई नहीं है। आगे 10 नंबर प्रश्न, सुमेलित करना है। आगे 10वां प्रश्न, अगर हम त्वरण को मिलाएं तो त्वरण का इकाई होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल की इकाई न्यूटन, कृत्य कार्य का इकाई होती है जूल और आवेग का इकाई न्यूटन सेकेंड होती है आवेग का मात्रक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे 11 नंबर, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर का, यानी 1/1000 मीटर प्रति सेकंड। आगे 12वां नंबर, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक होती है जूल। अगला प्रश्न, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितनी होती है। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। आगे 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। कार्य का मात्रक जूल सही है। बल का न्यूटन, द्रव्यमान का किलोग्राम और दाब का डाइन। दाब का जो है डाइन नहीं पास्कल होती है, यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके। यह समतुल्य है 1.0 बार के। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, और एक प्रकाश वर्ष बराबर हमने बताया था 9.46 × 10⁻15 मीटर। वही अगर किलोमीटर में रहेगा तो 12 किलोमीटर होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वह है सेल्सियस। सेल्सियस जो है ऊष्मा की मात्रक नहीं ताप की मात्रक होती है। अन्य सभी डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है और समुद्री मील नौसंचालन में दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न, मिलान करना एक दूसरे को, तो वाट जो है यह शक्ति की इकाई है। नॉट समुद्री जहाज की गति को मापने में प्रयोग होता है नॉट, और नॉटिकल मील जो है नौ संचालन के लिए प्रयुक्त होता है, और कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहां देखें क्यूसेक जो है वह पानी की प्रवाह की दर को मापती है। वाइट जो है कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है, और बार जो है वह दाब के लिए प्रयुक्त होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे 20 नंबर, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी
मीटर। जो सबसे कम होती है लंबाई में वह है फर्मी मीटर। आगे सुमेलित करना है। सुमेलित करें तो अगर यहाँ देखा जाए जूल, जूल जो है वह कार्य के लिए प्रयुक्त होती है। एम्पियर, एम्पियर है धारा का मात्रक। वॉट सामर्थ्य का। और बोल्ट, बोल्ट मात्रक है विभवांतर का। और कैलोरी ऊष्मा का। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर, 1 किलोग्राम दूरी का तात्पर्य है कितना? 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। आगे पारसेक मात्रक है। पारसेक जो मात्रक है वह है दूरी की। और अगर बात करें एक पारसेक बराबर तो होती है 3.26 लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक। और एक पारसेक बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। 25वां, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई का जो प्रयोग है यह होती है ओजोन परत की मोटाई मापने में। एक डॉप्सन होती है और एक डेसिबल होती है। इन दोनों में अलग अलग संबंध है। डॉप्सन जो है वह ओजोन परत को मापती है, जबकि डेसिबल जो है यह ध्वनि की मात्रक है। अगला प्रश्न, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर जो होती है वह है 10⁻⁻12 ग्राम के। अगर जाने तो 10 के जो घात होते हैं उसमें 10⁻, अगर -18 की बात करें तो उसे एटो के नाम से जाना जाता है। यहाँ अन्य ऑप्शन को देखें तो 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 को माइक्रो कहा जाता है। 10⁻⁻9 को नैनो कहा जाता है। और 10⁻⁻15 को फेमटो के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उनमें अगर देखें तो नॉट है जहाज की चाल मापने में। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई के लिए। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की इकाई के लिए। प्रकाश वर्ष समय की मापन के लिए। प्रकाश वर्ष जो है वह समय मापन के लिए नहीं, दूरी मापन की इकाई है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होती है? इंच प्राप्त करने के लिए अगर सेंटीमीटर में 0.39 से गुना करने पर हमें इंच प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई है। यह होती है बार। आगे 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होती है 10⁻⁻9। 1 नैनोमीटर जो होती है 10⁻⁻9 होती है। अन्य सभी को अगर देखें तो 10⁻⁻6 या माइक्रो कहलाता है। 10⁻⁻7 या इसकी कोई घात नहीं है। और 10⁻⁻8 यह भी कोई घात फॉर्म में नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर से कैसे व्यक्त की जाएगी? अगर किसी व्यक्ति की 6 फीट लंबाई मापना है तो उसे नैनोमीटर में 183 गुना 10⁻7 नैनोमीटर के रूप में मापा जाता है। आगे अगला प्रश्न है, सही सुमेलित करना है। तो यहां देखें, उच्च वेग, उच्च वेग जो है मैक संख्या को बताता है। तरंग दैर्ध्य यह बताती है एंगस्ट्रम को। दाब बताता है पास्कल को। और ऊर्जा जूल को बताती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से मापी जाती है जल की प्रवाह धारा को। अब आगे अगला चैप्टर है हमारा मापक यंत्र एवं पैमाना, यानी कि जो मापक यंत्र होती है और उससे जो पैमाने मापी जाती है उसके बारे में। तो देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न को।
पहला प्रश्न है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का जो प्रयोग है यह की जाती है उच्च ताप के लिए, हाई टेम्परेचर के लिए मापा जाता है पायरोमीटर से। आगे, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है और वह यंत्र है बैरोमीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर जो कहा जाता है वह है विकिरण तापमापी। जो सूर्य का टेम्परेचर ये सब मापा जाता है वह पायरोमीटर में ही मापी जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित है वह है थर्मोरेसिस्टर, यानी इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर को मापता है थर्मोरेसिस्टर। अन्य सभी जो है वह गलत है। अगला प्रश्न, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उसके लिए प्रयुक्त की जाती है सोनार सिस्टम की। सातवां, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है? प्रकाश की तीव्रता जो मापी जाती है उसके लिए लक्स मीटर का प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, पाइरीहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? पाइरीहीलियोमीटर का प्रयोग की जाती है सोलर रेडिएशन के लिए। आगे, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात की जाती है लैक्टोमीटर से। अगला प्रश्न है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का प्रयोग की जाती है नौ संचालक द्वारा नीचे की वस्तु को पता लगाने के लिए और दृश्य को देखने के लिए। अगला प्रश्न, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर। अगला, रडार उपयोग में आता है। रडार का उपयोग जो है यह की जाती है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। रडार में प्रयुक्त होती है रेडियो वेव। आगे, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। तो यहां देखें तो आमीटर से जो नापी जाती है वह धारा होती है। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। स्प्रिंग तुला से भार मापा जाता है और बैरोमीटर से भार दाब मापी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक मापन हेतु जो प्रयोग में लाई जाती है वह है पायरोमीटर। अगला, सोनार में हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का। आगे प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है, सेल्सियस ताप का, किलोवाट आवर विद्युत का, RH फैक्टर रक्त का, रिएक्टर पैमाना आर्द्रता का। रिएक्टर पैमाना से भूकंप मापी जाती है और आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। आगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करनी है। तो यहाँ देखें, स्टेथोस्कोप का प्रयोग होता है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए और लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापन के लिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। भूकंप को अगर देखें तो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। ऊंचाई को मापी जाती है अल्टीमीटर से। विद्युत धारा को मापी जाती है अमीटर से और प्रतिरोध मापा जाता है ओम से। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे 20 नंबर,
ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है ऑडियोमीटर से। अगला है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? यह मापी जाती है सिस्मोग्राफ द्वारा। अगला प्रश्न, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। अगला प्रश्न, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से मापी जाती है पवन वेग को। आगे, रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम है? रक्तदाब मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उनमें देखें तो ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र, ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक यंत्र और एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र। एमीटर जो है वह विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं है। आगे, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर जो है वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, टैक्योमीटर दबांतर और पायरोमीटर उच्च दाब। टैक्योमीटर से दबांतर नहीं मापी जाती है, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। टैक्योमीटर से जो है यह मापी जाती है, टैकोमीटर से वायुयान की गति मापने वाला यंत्र होती है। आगे, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? अगर यहाँ देखें, मैनोमीटर दाब के लिए, कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन के लिए, कार्डियोग्राम हृदय गति के लिए, सीस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता। सीस्मोमीटर से पृष्ठ तल की वक्रता नहीं, सीस्मोमीटर से मापी जाती है भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापन। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे, सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित अगर करें तो फैथोमीटर का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने में, बैरोमीटर का प्रयोग होता है वायुमंडलीय दाब में, हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है वायुमंडलीय आर्द्रता में और अल्टीमीटर का प्रयोग होता है ऊंचाई मापने में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे, फेथोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? समुद्र की गहराई। अगला है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? झूठ का पता लगाया जाता है पॉलीग्राफ द्वारा। तो ये थे हमारे मापन से, और अब अगला चैप्टर है यांत्रिकी, जहां पर हम लोग को द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग एवं गति के बारे में जानना है। तो पहले हम लोग एक एक करके सब के बारे में जानते हैं, तब उससे संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। पहले बात करें अगर द्रव्यमान की, यानी मास, तो बल तथा त्वरण के अनुपात को द्रव्यमान या मात्रा कहा जाता है। द्रव्यमान बराबर होता है मास बराबर F/A, यानी कि बल बटा त्वरण, और द्रव्यमान जो है यह अदिश राशि होती है। दूसरा है बल। बल की बात करें तो फोर्स, बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु में लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाना या लाने की चेष्टा करना बल कहलाता है। और बल जो है, बल की परिभाषा न्यूटन के गति के प्रथम नियम से प्राप्त होती है, और बल है सदिश राशि। बल बराबर होता है, यानी फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी द्रव्यमान गुने त्वरण। तीसरा है त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। तो वेग में जिस दर से परिवर्तन होता है उसी दर को त्वरण कहा जाता है, यानी वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है, और त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन वटा समय। और त्वरण जो है
अगर परिवर्तन की दर ऋणात्मक होती है तो ऐसे त्वरण को मंदन यानी कि रिटार्डेशन के नाम से जाना जाता है। आगे है कार्य। कार्य की बात करें यानी वर्क, तो जब किसी वस्तु पर बल लगाने से वह विस्थापित हो जाए तो इसे बल द्वारा कार्य किया जाना कहा जाता है। और वस्तु का विस्थापन यदि बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य यानी कि W जो होती है वह होता है F इंटू एस। एफ का मतलब है फोर्स और एस बल की दिशा में वस्तु की दूरी द्वारा चली गई दूरी होती है। यानी हम कह सकते हैं W बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा, बल बराबर एफ एस कॉस थीटा होती है, या कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। और इसका एसआई मात्रक होता है कार्य का न्यूटन मीटर या जूल। कार्य जो है एक अदिश राशि होती है। अगला है ऊर्जा। ऊर्जा यानी कि एनर्जी। तो एनर्जी की बात करें तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। और यह जो है मुख्यतः दो प्रकार की होती है, नॉन मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। अगला है संवेग। संवेग यानी कि मोमेंटम। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। और संवेग को हमेशा P से सूचित की जाती है और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, यानी कि P बराबर m इंटू V होती है। और संवेग जो है एक सदिश राशि है जिसका मात्रक होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और आखिरी बचा गति, यानी कि कह सकते हैं जब एक वस्तु की स्थिति किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ निरंतर बदलती रहती है तो उसे वस्तु गति की अवस्था में कहा जाता है। और विराम तथा गति दोनों सापेक्षिक पद होते हैं एक दूसरे के। अब जानेंगे इससे संबंधित प्रश्न को। पहला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है यह होती है अपकेंद्रन सिद्धांत। अपकेंद्रन सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करता है। अगला प्रश्न, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। संवेग और वेग के अनुपात से हमें द्रव्यमान प्राप्त होता है। आगे, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है। इसका कारण होता है जड़त्व, मगर स्थिरता का जड़त्व। अगर रुकी हुई गाड़ी में अगर अचानक चालू होती है तो पीछे की ओर झुकना कहलाता है स्थिरता का जड़त्व। आगे, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? समय, चाल, विस्थापन और दूरी। समय, चाल, विस्थापन और दूरी में जो विस्थापन है वह सदिश राशि है, अन्य सभी जो है अदिश राशि है। बात करें अगर सदिश राशि की तो वह भौतिक राशियां जिसमें परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि का अन्य कुछ एग्जाम्पल देखें तो उनमें शामिल है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ये सभी सदिश राशि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10 गुना। आगे कथन है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है और कारण है यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तन नहीं हो सकता। इनमें जो अगर सही आंसर की बात करें तो ए और आर दोनों सही है पर एक दूसरे का सही व्याख्या नहीं करता।
अगला प्रश्न, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। अगला, निम्न कथन तथा उसके निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। और अगर निष्कर्ष में देखें तो किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रही है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? यह परिवर्तन आएगी कि उसकी प्रतिक्रिया जो है आर से कम होगा। अगला प्रश्न, बल गुणनफल है। बल जो गुणनफल होती है द्रव्यमान और त्वरण का, जो एफ है फोर्स, वह होता है एम इंटू ए। अगला, वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? यह होती है गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है विंड पावर में। अगला, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ जो होगी वह है परवलय वक्र का आकार लेगा। अगला, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग जो है वह घटेगी। अगर कोई व्यक्ति तराजू पर खड़ा हो और वह सांस अंदर की ओर ले तब घटता है, और जब बाहर की ओर छोड़ ले करता है तब बढ़ती है। आगे, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होते हैं। अगला, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं और वे क्रमशः एक्स, वाई और जेड दूरी पर रुके तो एक्स, वाई और जेड तीनों बराबर होंगे। अगर गतिज ऊर्जा समान होती है तो उसके चाल भी, दूरी भी बराबर होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश यानी कि वेक्टर राशि नहीं है? वेक्टर की अगर बात करें तो इसमें आयतन जो है वह सदिश राशि नहीं है। अन्य सभी विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग और बल आघूर्ण जो होती है वह सदिश राशि होती है। आयतन जो है यह अदिश राशि होती है। अदिश राशि की बात करें यानी कि स्केलर, तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ना कि दिशा की, उसे अदिश राशि कहा जाता है। अदिश राशि की उदाहरण जाने तो लंबाई, समय, द्रव्यमान, ऊर्जा, कार्य, क्षेत्रफल, शक्ति, गुरुत्वीय विभव, आयतन, घनत्व, दाब, ये सभी जो है यह अदिश राशि के उदाहरण हैं। आगे, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा न तो सृजन हो सकता है और ना ही उसका विनाश। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ चार पहियों वाला वाहन जो है वह अंदर के पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। जो सही कथन है वह है ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि यानी कि संवेग। संवेग जो है वह सदिश राशि है क्योंकि उसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। अगला है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण के लिए यानी ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी, यानी कि v जो है वह होती है अंतिम वेग और u प्रारंभिक वेग बटा t यानी कि समय।
अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय बराबर होती है त्वरण। अब आगे अगला चैप्टर है हमारा गुरुत्व। बात करें अगर गुरुत्व की, यानी गुरुत्व यानी ग्रेविटी, यानी दो पिंड जिनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, यदि उनमें से एक पृथ्वी हो तो गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। यानी गुरुत्व वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। गुरुत्व के कारण उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और इसे जी से दर्शाई जाती है। तो जानते हैं गुरुत्व से संबंधित पहला प्रश्न। पहला है मानव शरीर का भार होता है। मानव शरीर का भार जो है ध्रुव पर अधिकतम होती है। आगे एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? 3 सेकंड बाद उसकी वेग जो होगी वह होगा 29.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर जो गेंद की समान त्वरण दी गई है और वेग इसे मल्टीप्लाई किए तब आएगी 29.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे भारहीनता होती है। भारहीनता जो है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को कहा जाता है। अगला प्रश्न, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? यह जो है सभी साथ साथ पहुंचेंगे, क्योंकि जो पृथ्वी पर गिराई गई टुकड़े समान ऊंचाई से है इस कारण, और उसमें जो त्वरण है वह नगण्य के रूप में देखी जाएगी, तब ऐसा होगा। आगे पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। आगे गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाली किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन d का विवरण किस में सही प्रदर्शित है? यानी t और d का विवरण जो प्राप्त होती है हमें वह है ऑप्शन नंबर ए से। अगला, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? यह है ब्रह्मगुप्त। आगे, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? अगर गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स अचानक लुप्त होगी तब परिणाम घटेगा कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। आगे, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर g का मान 2% बढ़ जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? यहाँ देखें, पहला है रेडियम। तो रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी। पेनिसिलिन का खोज किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे का खोज रॉन्टजन और चेचक का खोज एडवर्ड जेनर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे, लोलक की कालावधि यानी कि टाइम पीरियड होती है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। आगे, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? सार्वभौमिक नियम दिया था न्यूटन ने। अगला प्रश्न है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? क्योंकि चंद्रमा पर जो है चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है
दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। सामान्य लोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होते हैं। ग्रेविटी अगर नहीं होगे तो कोई भी व्यक्ति निर्वात में सीधी खड़ी नहीं हो सकती। आगे, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। पृथ्वी से बाहर फेंकने के लिए किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकी जाती है, जिसे कि पृथ्वी का पलायन वेग भी कहा जाता है। आगे, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अपने अक्ष में पृथ्वी की गति अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। आगे, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेटर देन। आगे, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? ऐसा होती है केंद्राभिमुखी बल के कारण। अगला, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा हो से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिवान होती है। अगला, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई जो होती है बढ़ जाती है। जो पेंडुलम घड़ी होती है कुछ इस तरह से, यह एक समय पे इस तरह से पेंडुलित होती है और गर्मी के दिनों में यह जो है वह बढ़ जाती है, जिस कारण से वह सुस्त हो जाती है। आगे, दो गेंद ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह है भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेगी। आगे, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होगा। यह प्राप्त होती है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होती है, जिस कारण। अगला, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर की ओर जाती है तब किसी व्यक्ति का भार जो है वह अधिक मालूम प्रतीत होती है। आगे, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन यानी रेखा तल के अंदर रहती है। आगे, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी जो है यह चलती है शीतकाल में। अगला कथन है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है और कारण है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है परंतु कारण गलत है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण है। आगे, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्त काल जो है वह कम हो जाएगा। वही अगर कोई लड़की झूला झूल रही है उसके बगल में कोई और आके बैठता है तब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगी। आगे, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता अब जितना है उसका चौथा भाग यानी 1/4। आगे, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल।
उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटनाभिकता का कारण है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धारित किए रखता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। आगे, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्व जनित त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा 100 किलोग्राम। आगे, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग है। पृथ्वी का पलायन वेग जो है वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस वेग से और इस गति से अगर कोई वस्तु को फेंका जाता है तो वह पृथ्वी से बाहर गुरुत्वाकर्षण के बाहर चली जाती है। अब आगे है स्थूल पदार्थ के गुण। स्थूल पदार्थ के गुण से जाने पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न है, द्रव्य बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन के कारण ही वह न्यूनतम क्षेत्र घेरता है। आगे, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होती है। आगे, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार जो है वह बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। फव्वारे में के कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा? तो सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी 2, क्योंकि ऊपर से प्रेशर ज़्यादा होगी। जैसे जैसे प्रेशर ज़्यादा होगा वैसे वैसे उसकी दूरी ज़्यादा होगी। आगे, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? पृष्ठ तनाव के कारण। आगे, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है जिसका मुख्य कारण है वायु दाब में कमी के कारण। अगला कथन है, लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, और कारण है लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद से अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। इनमें ए सही है परंतु आर गलत है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है? पेट्रोलियम परिष्करण का जो है उत्पाद वह है एस्फॉल्ट। आगे, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो कार्य करता है वह पास्कल के नियम। आगे, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। आगे, एक भारहीन गुब्बारों में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा 0। आगे, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण। आगे, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के कारण क्रीम जो है दूध से अलग होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि? समुद्र में जो नदी की अपेक्षा तैरना आसान होती है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है। आगे, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? अगर बैरोमीटर में अचानक गिरावट होती है तो कहा जाता है तूफानी मौसम। यही अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू हो तो माना जाता है मौसम साफ होने वाली है। आगे, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। अगला प्रश्न है,
बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका कम घनत्व। आगे प्रश्न है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। केशिकत्व एकमात्र कारण जो नहीं है वह है पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। यह केशिकत्व का कारण नहीं है, यह प्रकाश अनुवर्तन का कारण है। अन्य सभी स्याही का सोखना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना और भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, यह सभी कारण है केशिकत्व का। आगे, जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, पानी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होती है। सर्वाधिक अपेक्षिक घनत्व होती है 4 डिग्री से। अगला प्रश्न है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व जो है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहती है। आगे, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि सुई का जो अपेक्षित घनत्व है उसके द्वारा हटाए हुए पानी से अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। आगे, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। एक दूसरे के संपर्क में लाने पर छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, यानी कि छोटा बुलबुला जो है वह और छोटा होगा और बड़ा वाला और बड़ा हो जाएगी। आगे, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा। यह है उतना ही रहेगा, यानी कि कोई बर्तन है उसमें नीचे पानी है और ऊपर बर्फ का टुकड़ा है, पिघलने के बाद भी वह पानी का स्तर उतना ही रहेगा। आगे, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण है। इसका कारण होता है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। अगला प्रश्न है, समुद्र से प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। आइसबर्ग का जो भाग है वह 1/9 भाग जो है वह आइसबर्ग से ऊपर होती है। आगे है, एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई है, अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उनमें से किस एक में अधिकतम दैर्घ्य वृद्धि होगी। अधिकतम जो होगी वह 3 मीटर लंबाई और 1.5 मीटर वाला तार में। आगे है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम जाता, क्योंकि जो पानी का घनत्व है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। आगे है, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। इसका प्रमुख कारण है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन द्वीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का उपयोग नहीं कर पाता। स्याही सोख पत्र काम करने में विफल हो जाता और बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब वह कुछ ऊपर उठता है। अगला प्रश्न है, कथन ए है, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उड़ जाता है और कारण है सागर में जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होती है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इसको यहीं पर रखते हैं। यह हमारा था फिजिक्स का पार्ट 1। आगे इसी तरह से और भी पार्ट आएंगे, आप लोग साथ बने रहें और जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही वहां पर दिए गए ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें जहां आपको डेली क्यूज और पीडीएफ दी जाती है। जाते जाते वीडियो को एक शेयर, लाइक, कमेंट्स करके जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।